बात नए वक्फ कानून की करेंगे, जिसे लेकर जो हिंसा और राजनीति हो रही है। अब हम उस साजिश की इनसाइड स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध का रिमोट कंट्रोल देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी है। हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये रिमोट किन किन हाथों में है। नए वक्फ कानून पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी शुरू होनी है। ये सुनवाई अहम है क्योंकि देश के संसद से बना कानून अब देश की सड़कों पर विरोध झेल रहा है। और इसमें भी बंगाल की हिंसा अब बड़ा मसला है, जहां वक्फ कानून की दुश्मनी हिंदुओं से निकाली जा रही है। बंगाल में आज कहीं से हिंसा की खबर नहीं आई, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं कि निश्चिंत हो जाए। वोट बैंक की राजनीति लगातार वहां पर आग में घी डालने में लगी हुई है। आज जनहित में हम वक्फ के बवाल से उठते 5 सवालों के जवाब आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें कि वो 5 सवाल कौन से हैं। क्या बंगाल की सांप्रदायिक हिंसा बांग्लादेश स्पॉन्सर्ड है? क्या वक्फ विरोधी हिंसा को देश में फैलाने की साजिश है? क्या दंगाई लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे नहीं सुधरेंगे? क्या ममता बनर्जी मुसलमानों से डबल गेम खेल रही हैं? वक्फ कानून की अदालती जंग में किसका पलड़ा भारी है? अगले कुछ मिनटों में हमारा यह विश्लेषण आपको वक्फ के विरोध की राजनीति का भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही बताने वाला है। तो शुरुआत पहले सवाल से करते हैं कि वक्फ कानून के खिलाफ जब देश के किसी राज्य में कोई बवाल नहीं हुआ, तो फिर पश्चिम बंगाल में ही यह हिंसा क्यों भड़की? 6 दिन की 6 तस्वीरें अब आपके सामने रखते हैं। पहली, जब 8 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में दंगा शुरू हुआ, हिंदू टारगेट किए गए, पुलिस की गाड़ियां जला दी गईं। दूसरी 9 अप्रैल की है, जब मुर्शिदाबाद की सूती में पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। 10 अप्रैल को हावड़ा और नादिया में हिंसा की गई, हिंदुओं की दुकानों पर पथराव हुआ। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में दूसरी बार हिंसा हुई, सूती और शमशेरगंज में हिंदुओं पर हमले किए गए। दक्षिण 24 परगना में भी पुलिस पर हमले हुए। 12 अप्रैल को फिर मुर्शिदाबाद के धुलियान और सूती में दंगाई सड़कों पर उतरे, उनके हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मुर्शिदाबाद में बीएसएफ लगा दी गई। कल 14 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना में फिर हिंदू निशाने पर आए, दंगाइयों ने पुलिस को भी घेर लिया, उनकी गाड़ियां जला डाली। सवाल है, विरोध के इस चिंगारे को दंगे की आग में किसने बदला, किसने इसे हवा दी? तो इसमें वही नाम सामने आ रहे हैं जो नाम पिछले महीने बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा में शामिल थे। मॉडस ऑपरेंडी एक है, दंगों का पैटर्न भी समान है और टारगेट भी दोनों में एक ही है, यानी कि हिंदू कम्युनिटी। भीड़ इकट्ठा करके हिंदुओं के घरों पर हमले करना, उन्हें मारना पीटना, उनका सब कुछ लूट ले जाना, उसके बाद घर में आग लगाकर उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर मजबूर कर देना। यही बांग्लादेश में हुआ था और यही अब पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। अब जानिए कि वक्फ कानून के नाम पर इस हिंदू विरोधी हिंसा के पीछे किस आतंकी संगठन का बैकअप दिखाई दे रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मुर्शिदाबाद में बीएसएफ का कंट्रोल है। बीएसएफ के कुछ सुराग भी उसने ढूंढे हैं और सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बीएसएफ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में हिंसा के पीछे बांग्लादेश के 2 आतंकी संगठन दिखे हैं, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि जेएमबी और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि एबीटी। जेएमबी और एबीटी दोनों को ही भारत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। सुराग है कि इन आतंकी संगठनों ने अपने स्लीपर सेल के जरिए हिंसा भड़काई। जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के कनेक्शन भारत में पहले भी कई आतंकी घटनाओं में मिले हैं। मार्च में नागपुर के हिंसा में भी जेएमबी के होने का अंदेशा है। जमात-उल मुजाहिदीन वर्ष 2014 में पहली बार सामने आया, जब इसने पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट किया था। जमात पर लगाम कसने के लिए खुद एनएसए अजीत डोवाल को मोर्चा संभालना पड़ा और उन्होंने एनआईए चीफ और आईबी चीफ के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। उसके बाद से ही जमात पर भारत में पाबंदी लगी हुई थी और इस आतंकी संगठन के पर कतरने का काम किया उस वक्त की बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने। लेकिन पिछले साल यानी अगस्त 2024 में शेख हसीना के इस्तीफा देने और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद से ही ये आतंकी संगठन एक बार फिर से भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय हो गया है। आगे बढ़ते हुए अब देखिए बीएसएफ की रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है कि बांग्लादेशी आतंकी संगठनों ने किस तरह मुर्शिदाबाद में वक्फ विरोधी आग भड़काई। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश से वीडियो कॉलिंग के जरिए मुर्शिदाबाद में मुस्लिम लड़कों को भड़काया गया। जेएमबी और एबीटी के कट्टरपंथियों ने वक्फ कानून को मुस्लिम विरोधी बताकर उकसाया। वीडियो कॉन्फ्रेंस पर होने वाली तकरीरों में ज्यादातर 12 से 25 साल की उम्र के मुस्लिम लड़के चुने गए। इन्हें पत्थर इकट्ठे करने और पेट्रोल बम बनाने के लिए कहा गया।
आंसू गैस से बचाव के तरीके भी बताए गए। मुर्शिदाबाद की 125 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से सटी है। यहां पर इन आतंकी संगठनों के नेटवर्क की मौजूदगी पहले भी थी। सूत्रों के मुताबिक इसी नेटवर्क से लोगों ने मुर्शिदाबाद की हिंसा की अगुवाई की। अंसारुल बांग्लादेश टीम यानी एबीटी आतंकी संगठन आईएसआईएस और अलकायदा से प्रभावित है। कुछ साल पहले इसने बांग्लादेश में सार्वजनिक रूप से एक के बाद एक कई ब्लॉगर्स की हत्या कर सनसनी फैला दी थी। इसके बाद इस कट्टरपंथी आतंकी संगठन को भारत और बांग्लादेश सहित अमेरिका ने बैन कर दिया था। और अब बंगाल में हिंदू विरोधी हिंसा करने वालों के इलाज की बात। वक्फ कानून के खिलाफ देश के किसी हिस्से में हिंसा नहीं हुई, बंगाल में ही क्यों हुई? सीएम ममता बनर्जी लगातार सवालों में हैं कि वो वोट बैंक की मजबूरी में एक्शन क्यों नहीं ले रही, या फिर बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर संभालना उनके वश में क्या है ही नहीं। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर अपना यूपी वाला कड़क फॉर्मूला सामने रखा। योगी ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बंगाल में डंडे की भाषा ही हिंसा करने वालों का इलाज है। योगी ये भी बोले कि जिनका बांग्लादेश से जिन्हें ज्यादा प्यार है वो लोग वहीं पर चले जाएं। योगी के इतना कहने भर की देर थी कि विपक्ष के कई नेता बंगाल के बिगड़े हालात देखने के बावजूद ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए। कहा कि बंगाल की हिंसा में दोष दीदी का नहीं, बीजेपी का है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। हम ममता जी के साथ है, खत्म बात। वहां जो कुछ कम्युनल टेंशन हो रही है वो सब बीजेपी करा रही है। हमने मुजफ्फरनगर में नहीं देखा क्या, या यूपी में जो घटनाएं होती नहीं देखा? मैंने अपने तालिग्राम में देखा, बीजेपी के नेता ने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने एक जानवर का मांस कटवा के मंदिर में डाला और उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए थे। यहां एक अहम सवाल और है कि वक्फ कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देने का वादा करके क्या ममता बनर्जी मुसलमानों के साथ कोई डबल गेम नहीं खेल रही? खबर है कि सीएम ममता बनर्जी ने कल कोलकाता में मुस्लिम समुदाय की एक बैठक बुलाई है। खबर है इस बैठक में वो मुस्लिमों को फिर भरोसा दे सकती हैं कि वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। वैसे बंगाल में हिंदू विरोधी हिंसा पर कल ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से कानून के दायरे में रहकर विरोध की अपील की थी। সবাইকে বলবো, শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, এ বি সি ডি ই এফ জি যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তাই তো আসল জয় হয়। बड़ा सवाल है, संसद से पास कानून को ममता कैसे राज्य में लागू करने से रोक देंगी? केंद्र के कानून को राज्य तभी नकार सकता है जब वो खुद इस पर कानून बनाकर राष्ट्रपति से मंजूरी ले ले। वक्फ कानून पर यह संभव नहीं दिखता, तो क्या फिर ममता का ये वायदा सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए है कि वो उनके साथ हैं? ममता की देखा देखी झारखंड जैसे विपक्षी दलों के राज्य भी अब यही वादा कर रहे हैं ताकि कानून को भले ही ना रोक पाएं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के साथ वो खड़े दिखें। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, कल से वक्फ कानून की लड़ाई अपने सुप्रीम चरण में दाखिल हो रही है। कानून के खिलाफ 50 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच 10 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। लीगल लड़ाई में अब दूसरा पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। करीब 15 अर्जियां ऐसी भी हैं कि ये कानून बरकरार रखा जाए। इनमें बीजेपी के 7 राज्य सरकारों की भी अर्जियां हैं। कई आदिवासी संगठनों ने भी याचिका दी है कि उनकी वक्फ से जमीन बचाने के लिए ये कानून बनाए रखें। केंद्र सरकार पहले ही कैबिनेट दाखिल कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का केंद्र मुर्शिदाबाद जिला बना। मुस्लिम बहुल ये जिला कोलकाता से करीब 216 किलोमीटर दूर है। इस जिले में मुस्लिम आबादी 66% है। इस जिले के कई हिस्सों में हिंसा की आग भड़की। पुलिस हिंदुओं को निशाना बनाया गया। मुर्शिदाबाद का एक सब डिवीजन पड़ता है जंगीपुर। सबसे पहले 8 अप्रैल को हिंसा यहीं से शुरू हुई। इसी जंगीपुर का ब्लॉक है शमशेरगंज, जिसके अंदर आता है धुलियान। हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र यही धुलियान बना। यहां करीब 1 लाख के आसपास लोग रहते हैं।
धुलियान के ही हिंदू समुदाय के लोग पलायन करके मालदा पहुंचे। अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक धुलियान में हुई हिंसा के पीछे जंगीपुर के सांसद खलीलुर रहमान का हाथ माना जा रहा है। धुलियान में खलीलुर रहमान की नूर बीड़ी फैक्ट्री है। ज्यादातर उपद्रवी नूर बीड़ी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। फैक्ट्री में 3-4 हजार मजदूर काम करते हैं। बताया जा रहा है कि ये बांग्लादेशी हैं और पहले से ही अवैध तरीके से धुलियान में रह रहे हैं। खबर है कि हिंसा में ज्यादातर ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया जो मूर्तिकार हैं। धुलियान गंगा के किनारे बसा हुआ है। यहां से बांग्लादेश आना जाना आसान माना जाता है। घुसपैठ और अपराध के लिहाज से यह पूरा इलाका बेहद संवेदनशील है। यही वजह है कि हिंदू समुदाय सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग कर रहा है। घर लूटा, दुकान लूटा और अब सैकड़ों लोग पिछले 70-80 घंटों से शरणार्थी बनकर कैंप में शरण लिए हुए हैं। 21वीं सदी के हिंदुस्तान के लिए इससे शर्मनाक कोई तस्वीर हो ही नहीं सकती। हिंदुस्तान के एक इलाके के लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा। लाखों करोड़ों की कमाई को पीछे छोड़कर जान बचाने के लिए शरण लेना पड़ा। शर्मनाक है सरकार के लिए, इस देश के प्रदेश के सिस्टम के लिए। अब ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तीनों तस्वीरें उस कहानी को बयां कर रही हैं जिस कहानी के बारे में सोचना भी रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इन लोगों ने कैसे अपनी आंखों के सामने अपने घर को लुटते हुए देखा, अपनी दुकानों को जलते देखा, छोटे छोटे बच्चों के साथ मां गोद में लेकर उनको भागती फिरती रहीं, ये सब कुछ दिखा। अपने ही सूबे में शरणार्थी बनकर ये हिंदू लोग एक स्कूल में शरण लिए हुए हैं। मालदा की ये तस्वीरें यकीनन डराती हैं, सोचने पर मजबूर करती हैं। कैसा है हमारा ये समाज? किस तरह के समाज में रहते हैं हम लोग? ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 6 महीने का, कोई साल भर का, कोई 5 साल का, 10 साल का, बाल मन पर क्या बीत रही होगी? इनका दिमाग क्या कुछ सह रहा होगा, ये कल्पना से भी परे है। मालदा के लालपुर का ये स्कूल है जहां पर बड़ी तादाद में महिलाएं अपने बच्चों के साथ जान बचाने के लिए शरण लिए हुए हैं। जान किससे बचाना है? उनसे जिनके साथ ये कई सालों से रह रहे थे, जिनके अगल बगल में इनकी दुनिया बसी हुई थी। ये बच्चे किसी को चाचा कहते थे, ये महिलाएं किसी को भाई, किसी को अंकल। लेकिन देखिए उन जालिमों ने इनकी जिंदगी का क्या हाल किया। अपने ही घर में ये शरणार्थी बन गए। सरकार, सिस्टम और समाज के माथे पर कलंक हैं ये तस्वीरें। घर से जब ये महिलाएं जान बचाने के लिए 2 दिन पहले निकली तो साथ में कुछ नहीं था। एक संगठन से जुड़े लोगों की ओर से आज एक साड़ियां दी गईं। किसी की आंखों में आंसू हैं तो किसी को यकीन नहीं हो रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है, ये किस गलती की सजा भुगत रही हैं। বাড়ি ঘর সব ওইদিকে আগুন টাগুন লাগিয়ে দিয়েছিল, গ্যাস সিলিন্ডার মিলিন্ডার ফেটে গেছিল সব। এই অবস্থা, সব বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, গলায় হাইসা লাগিয়ে দিচ্ছে। যে এমনি করে আছি আর গলাটা নামিয়ে আছি আর হাইসা লাগিয়ে আছে আর গাল দিচ্ছে ঘৃণা। ঘর বাড়ি সব আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা হাত পা ধরে অত বলছি কি আমাদেরকে ছেড়ে দেন বাবু, ছেড়ে দেন। আমাদেরকে কত রকম করে বলছি কি আমরা ছেড়ে দাও, আমাদেরকে ক্ষতি করে না। इन लोगों ने अपनी बातें बांग्ला भाषा में कही, लेकिन जो जज्बात हैं उसे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी का दर्द एक जैसा। हमले की वजह से घर छूटा तो यहां पर आकर ठिकाना बनाकर ये रहने को मजबूर हैं। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक करीब 400 से 500 लोग यहां पर ठहरे थे। कल रात को पुलिस ने अपनी सुरक्षा में कुछ लोगों को उनके घर तक पहुंचाया भी। मुर्शिदाबाद के धुलियान और मालदा के बीच गंगा नदी बहती है। धुलियान में हिंसा हुई जिसके बाद नाव पर सवार होकर लोग गंगा के उस पार मालदा जिले के वैष्णव नगर पहुंचे। वहीं के स्कूल में ये लोग रह रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा को लेकर जिन लोगों ने अपना सब कुछ खोया है उन लोगों से भी बातचीत की गई। डर ऐसा बस चुका है कि इलाके की महिलाएं चाहती हैं कि केंद्रीय बलों की स्थायी तैनाती रहे। किस कदर हिंदुओं की दुकानों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया उसकी गवाही दिखाते हैं आपको।
दुकान को शटर को तोड़कर उसमें करीब तभी रनिंग दुकान था, पेमेंट का डेट था, सोमवार को बैंक बंद था, पूरा पेमेंट आया था कल मंगल को, तो 2:30-3 बजे मोह निकला, 2:30 तक पूरा कैश बैंक का टाइम भेजेंगे। और मेरा कम से 20 से 25 लाख रुपया कैश था। और इधर ये दुकान में फर्नीचर सॉलिड दुकान था, इधर 8-10 लाख का 4 CPU, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबल, चेयर सब मिला के 7-8 लाख का फर्नीचर हो गई टोटल। भरोसा में है, अगर प्रशासन पूछ दीजिएगा तो खुल पाएंगे दुकान, और नहीं तो हमारा कोई समर्थन नहीं है। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकाल के जला दिया है। हम लोग यहाँ पे मतलब कि चाहते हैं कि यहाँ पे कैंप रहे, मतलब परमानेंट कैंप रहे यहाँ पे मतलब कहीं आप फिर मतलब कि ये सब नहीं हो, बस हम यही लोग चाहते हैं। ऐसा सिचुएशन दोबारा ना होए और हम लोगों का सुरक्षा चाहिए, परमानेंट सेंट्रल फोर्स का सुरक्षा चाहिए, कैंप चाहिए यहाँ पर। धुलियान अंचल भी चारों तरफ से पुलिस का एरिया घेर लिया है, यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो गया। घर में बाल बच्चा BSF है, फोर्स है, फिर भी रहने में डर महसूस हो रहा है। बच्चा लोग रहना चाहिए। अभी यहाँ का परिस्थिति है, मेरी घर का, दूसरे का तो कह नहीं सकते, यहाँ से घर छोड़ के हम लोग को भागने का परिस्थिति आ चुका है। ऐसा कहा जाता रहा है, जो बंगाल आज सोचता है वो देश कल सोचता है। पुनर्जागरण आंदोलन से लेकर सांस्कृतिक आंदोलन की राह देश को बंगाल ने ही दिखाई, लेकिन आज उसी बंगाल की पहचान दंगे और रक्त रंजित राजनीति की हो चुकी है। मेरी राय है कि तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए और कानून का इकबाल बुलंद रहना चाहिए, तभी बंगाल की विरासत लौटेगी और ये हालात वहां पर नहीं बनेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।